नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से संबंधित टॉप 30 जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। ये आने वाले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से लगातार हम चैनल पे आपको डेली एक पार्ट अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बन जाइए, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह है दोस्तों, आप इससे देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या आपको कितना और तैयारी करना है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है, 4 ऑप्शन इसके पास है। इसका जो राइट आंसर होगा उसको आपको बताना है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कुतुबुद्दीन वो शासक था जिसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि जो कुतुब मीनार वो पूरा नहीं बना था, वो आधा बना था, उसे किस शासक ने पूरा किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश, जो कि कुतुब मीनार को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों कि जो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रजिया सुल्तान वो शासिका थी उत्तर भारत की, जो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैक्सिमम बार ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था। तो इसके 4 ऑप्शन है, आपको पास बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसे मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए अपने विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कि दिल्ली जो सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नसीरुद्दीन, जो कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। ये भी बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मलिक काफूर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। 4 ऑप्शन है, मंगोल है, अफगान है, तुर्क है, एक जाट कबीला है। तो इसका बताना है कि जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्क से जो आए थे वही दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो स्वयं को अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था वो भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कि जो जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी जो थे वो 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। और बाकी 3 जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अबुल कलाम आज़ाद, ये तीनों शामिल थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर BN राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसमें लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी GV मावलंकर जो थे वो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री तो सभी पता है, उप प्रधानमंत्री बताना है कि जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इसकी बात करें तो भारतीय संविधान राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगर दोस्तों इससे पूछता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। आपको बताना है कि जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका चुनाव कैसे किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताना है कि जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्य की राज्यपाल कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की कौन थी, तो ये हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि पहली मुख्यमंत्री थी। और किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है इन नदियों में से कौन ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी, जो कि ज्वार नदमुख है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जो मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेतवा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है बंगाल का शोक, बिहार का शोक। तो आपको बताना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती थी, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यानी वह नदी कौन सी है जो भारत से नहीं निकलती है, कहीं और से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है।
4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गोदावरी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बन जाइए, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी आने वाली जो ग्रुप डी का एग्जाम है फरवरी से होने वाला है, उसके लिए लगातार आपको तैयारी करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अलकनंदा और भागीरथी है उन नदियों के संगम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवप्रयाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। जो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली इनमें से कौन सी नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में जाती है तो उसे तिब्बत में उसे सांगपो नाम से बुलाया जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पूछता है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी नदी को भारत में वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय भारत की है वो अरब सागर में नहीं मिलती है इन चारों में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कावेरी नदी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की है, जो कि अरब सागर में नहीं मिलती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? यानी नर्मदा नदी घाटी परियोजना का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान जो कि नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी के इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है सारा का सारा हम कवर करा देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।